गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यावार्थी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे जो तीसरे नंबर की खेती है संतरे की, उसके बारे में आप लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए, आपने दो फल वृक्षों के नाम की जानकारी प्राप्त कर ली है। तीसरे नंबर पर है संतरा, जिसको मैंडेरिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मैंडेरिन। देखिए बेटा, इस संतरे को हम इंग्लिश में मैंडरिन का कहते हैं। आप लोग वैसे इंग्लिश वाले सर से पूछते हैं तो ऑरेंज बताएंगे, ठीक है ना। ऑरेंज का अर्थ क्या होता है? संतरा। लेकिन यहाँ पर अपन क्या नाम रखेंगे? मैंडेरिन। क्या रखेंगे? मैंडेरिन। ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? संतरे को ऑरेंज। ऑरेंज का मीन्स क्या होता है? ऑरेंज का अर्थ क्या होता है? संतरा। और यहाँ मैंडेरिन का अर्थ भी क्या होगा? संतरा होगा। तो यहाँ पर देखना, तीसरे नंबर पर देखिए बेटा, संतरा, जिसको मैंडेरिन, इसकी अंग्रेजी देख लेना, MENDARIN, मैंडेरिन, ठीक है ना। वैसे इसको बेटा क्या किस नाम जानते हैं? ऑरेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम देखिए, जितने भी अपने इंग्लिश में नाम बनाए गए हैं वो वानस्पतिक के आधार पर इसका इंग्लिश बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, क्योंकि जितनी भी हमारी फसल थी, फल वाले वृक्ष थे, सभी जंगली अवस्था में थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। देखो, इसके मैं वैज्ञानिक ही बता रहा हूँ कि किसने खोज की थी, ये वानस्पतिक नाम के आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, इसका वानस्पतिक नाम है सिट्रस रेटिकुलाटा। देखना, सिट्रस रेटिकुलाटा। नाम सही लिखना बेटा, गलत मत करना। और ये इसको खोज करने वाला है बाल्को नाम का वैज्ञानिक था, जिसने संतरे की खोज की थी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये रेटिकुलाटा है, ये टे है बेटा, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना आप लोग। ये देखिए कुलाटा, ठीक है ना। इसका परिवार, जो मैंने कल भी बात बताई थी कि जो भी नींबू वर्गीय फल के अंतर्गत आता है या नींबू वर्ग में आता है, उन सभी का कुल रूटेसी होता है। तो यहां पर इसकी फैमिली देखिए, फैमिली रूटेसी। क्या है? रूटेसी इसका परिवार है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना इसका सेंटर ओरिजिन, ठीक है ना। क्या देखेंगे? ओरिजिन, जिसको स्थान कहते हैं, उत्पत्ति स्थान कहते हैं। तो यहां पर देखना सेंटर, CENTRE, सेंटर, ओरिजिन। यहां पर देखना सेंटर ओरिजिन, यहां ओप लगाइए आप लोग, देखना इसको सही। सेंटर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, इस प्रकार से देखिए आप लोग, ठीक है। ओरिजिन, सेंटर, ओरिजिन, ठीक है ना। ORIGIN, OGRI, ठीक है। या ये गलत है शायद, ORI होना चाहिए, ORI होना चाहिए, ओरिजिन नहीं। ये देखिए ORIGN, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें, ओरिजिन, ठीक है ना। इसको कहेंगे उत्पत्ति स्थान। तो इसका उत्पत्ति स्थान है साउथ चीन, ठीक है ना, ठीक है। दक्षिणी चीन, क्या है? दक्षिणी चीन, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी चीन। ये देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसका केंद्रीय उत्पत्ति स्थान या इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए दक्षिणी चीन, ठीक है ना। यहां पर
इसके बाद में देखेंगे आप लोग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 2n बराबर 18, क्योंकि नींबू में भी 18 थे ना, तो इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 2n बराबर 18 है। ठीक है। फ्रूट टाइप, यहां पर देखना FRUIT फ्रूट टाइप, TYPE टाइप, फल का प्रकार, फ्रूट टाइप, फ्रूट फल का प्रकार क्या है, इसके फल को क्या कहते हैं, देखना बेटा, हेस्पेरिडियम, सरस, बेरी, या हम कह सकते हैं अंतःफलविति युक्त, रस युक्त बीजांडासन। ठीक है ना, इसको इस नाम से भी जानते सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं हेस्पेरिडियम, सरस, बेरी, या अंतःफलविति रस युक्त बीजांडासन। ठीक है ना, इस नाम से जान सकते हैं। तो यहां पर देखना, मैं लिख रहा हूं हेस्पेरिडियम। ठीक है ना, हेस्पेरिडियम, पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, सरस, कोष्टक में बेरी लिख लीजिए। ठीक है, सरस को भी बेरी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ हेस्पेरिडियम होना चाहिए, हेस्पेरिडियम, यहां देखना डीयम, ये है पूरा नाम। ठीक है, हेस्पेरिडियम, सरस, बेरी, या अंतःफल भित्ति रस युक्त बीजांडासन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग, इसको कई नामों से जानते हैं और ये जेट के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं। यहां पर इडिबल पार्ट देखिए, खाए जाने वाला भाग, इडिबल पार्ट। ठीक है, इडिबल पार्ट, खाए जाने वाला भाग, फल का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को पता होना है या रखना है, आपको पता होना चाहिए कि इसके खाए जाने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं। ये कई बार जेट के अंदर पूछ लेते हैं। रसीले, प्लेसेंटा, रसीले, प्लेसेंटल, प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटल, प्लेसेंटल। ठीक है, रेसिंग, प्लेसेंटल, रेसिंग। ठीक है, ये इतनी बातें जानकारी रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में बताया था कि संतरा और मौसमी दोनों अलग अलग हैं, इनमें अंतर पाया जाता है। इसमें अंतर होता है बेटा, संतरा ढीली छाल वाला होता है और कलियों से चिपका हुआ नहीं रहता है। ठीक है ना, संतरा का जो छिलका है वो ढीला रहता है और कलियों से नहीं चिपका रहता है, छीनने पर आसानी से छिल जाता है। ठीक है ना, और मौसम्बी, इसको आप मौसमी के नाम से जानते हैं, लेकिन शुद्ध नाम क्या है इसका, अगर इसको देखा जाए तो इसका नाम मौसम्बी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, मौसम्बी। तो देखिए बेटा, मौसम्बी की जो कलियां हैं वो छिलके से चिपकी हुई रहती हैं, जो सरलता पूर्वक छिलती नहीं है। ठीक है ना, जो छिलका ना वो आसानी से नहीं उतरता है। तो ये आपने अंतर जानकारी प्राप्त करने के बाद में कि संतरे को किस नाम से जानते हैं, मैंडेरिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संतरे का दूसरा नाम क्या है, मैंडेरिन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं,
मैंडेरिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना है इसका वानस्पतिक नाम सिट्रस रेटिकुलाटा बाल्को। ठीक है ना, फैमिली इसकी रूटीसी है, ओरिजिन इसका दक्षिणी चीन है, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18, फ्रूट टाइप फल का प्रकार, जहां भी आप लोगों को हिंदी नहीं आ रही है तो उसको मैं बता रहा हूं, फ्रूट टाइप फल का प्रकार, इसके फल का प्रकार कैसा होता है, हेस्पेरिडियम सेल्स बेरी, इडिबल पार्ट रसीले प्लेसेंटल रेसे। इडिबल पार्ट का मतलब होता है खाए जाने वाला भाग। ठीक है ना, जो क्या कहलाता है, रसीले प्लेसेंटल रेसे कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना बेटा, यहां आप लोग इंपोर्टेंट देखेंगे, इंपोर्टेंट देखना, इंपोर्टेंट, क्योंकि महत्व की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इसमें महत्व देखेंगे कि संतरे से सबसे अच्छा पानक बनाया जाता है जो पूरे विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है इसका पानक, जिसको स्क्वैश के नाम से जानते हैं। सबसे बढ़िया पानक किसका बनाया जाता है, इस प्रकार से आपके जेट में प्रश्न उठकर आता है कि सबसे अच्छा पानक, जैसे मैंने आपको 11वीं के अंदर बताया था कि सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। ये ध्यान रखना, जेट में प्रश्न उठ सकता है कि सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है, अमरूद की, और सबसे अच्छा जेम सेब का ही बनता है। ठीक है ना, सेब का जेम बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहां इंपॉर्टेंट इसमें लिखेंगे कि इससे सबसे बढ़िया पानक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पानक। ये देखिए मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं कि संतरे से पानक बनाया जाता है, पानक, जिसको स्क्वैश के नाम जानते हैं। ठीक है ना, पानक बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखना, भारत में नींबू प्रजाति के फलों में संतरे का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। या ठीक है ना, भारत में नींबू प्रजाति के फलों में, ठीक है ना, क्या भारत में नींबू प्रजाति के फलों में संतरे का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे मैंड्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंड्रीन। ये ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, मैंड्रीन। ठीक है, मैंड्रीन कहते हैं। क्या कहेंगे, मैंड्रीन कहेंगे। ये देख लीजिए, मैंड्रीन। क्यों नींबू से ज्यादा इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, मैंड्रीन नाम दिया है। ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखना, संतरा अपनी सुगंध व स्वाद के लिए, संतरा अपनी सुगंध व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सुगंध व स्वाद, सुगंध व स्वाद, सुगंध व, यहां पर देख लीजिए, सुगंध व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसकी सुगंध बहुत अच्छी रहती है बेटा, सुगंध व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, खाते ना। इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सी पर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, विटामिन सी पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, और इसका जो छिलका है उसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि औद्योगिक प्रसाधन, जो सौंदर्य प्रसाधन है, उसमें भी उपयोग में लाया जाता है। किसका, संतरे का। ठीक है ना, इसके छिलकों को सुखा लिया जाता है, छाया में सुखाया जाता है, उसके बाद में इसका पाउडर बना लिया जाता है और फिर सौंदर्य प्रसाधन में काम में लिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद देखना, राजस्थान का संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। दोबारा से सुनिए कि राजस्थान का संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला झालावाड़, झालावाड़। ठीक है बेटा, ये देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा संतरे कहाँ होते हैं, झालावाड़ में होते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होते हैं, झालावाड़ में होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखना, भारत में संतरे की खेती है। भारत में संतरे की खेती कहाँ होती है, नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, भारत में
संतरे की खेती नागपुर महाराष्ट्र में होती है। और कौन से कहाँ के संतरे प्रसिद्ध हैं? नागपुर के संतरे प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। वहाँ के जो संतरे हैं खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ठीक है ना। रस से परिपूर्ण भरे रहते हैं, पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, कलियां चिपकी हुई नहीं होती हैं, बहुत अच्छा स्वाद रहता है। ये था बेटा इसका इम्पोर्टेंस कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर जो कौन सा जिला है? झालावाड़ है। और भारत के अंदर संतरे की खेती नागपुर में की जाती है और नागपुर के संतरे ही प्रसिद्ध हैं, नागपुर के संतरे ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में देखना बेटा, यहाँ पर आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जलवायु की। किसकी? जलवायु की। देखिए इसके बाद में क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट, ये देखिए आप लोग क्लाइमेट, जलवायु। इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं और हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। कि संतरे की सफल खेती के लिए, ऐसे लिखना है, संतरे की सफल खेती के लिए उष्ण व उपोषण, ये देखना, उष्ण व उपोषण, उपोषण जिसको गर्म व तर, गर्म व तर एक बार बता दिया जाता है, उसके बाद में बार बार नहीं बताया जाता है बेटा, ध्यान रखना। ये क्योंकि आपके दिमाग में बसाना है। उष्ण व उपोषण को किस नाम जान सकते हैं आप लोग? समशीतोष्ण के नाम से भी जान सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? समशीतोष्ण कह सकते हैं। कि संतरे की सफल खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आप लोग इस प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। या फिर गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यहां इतना लिखकर छोड़ देवे। कैसे? कि संतरे की सफल खेती के लिए उष्ण व उपोषण या समशीतोष्ण या गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना बेटा। समझ में आ रहा है आपको? इसके मैंने 2-3 नाम बताए हैं। आप लोग बहुत सारे विभिन्न किताबों में पढ़कर आप लोग गुमराह हो जाते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, ये समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। या फिर गर्म व तर, या फिर ऐसे याद रखते हैं उष्ण व उपोषण। तो ये भी सही है, यदि होना चाहिए आपको, क्योंकि आप एग्रीकल्चर ले रखे हैं तो आप लोगों को पूछ सकता है, कोई भी हर शब्द के बारे में पूछ सकता है कि साहब उष्ण का मतलब क्या होता है और उपोष्ण का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को हर शब्द के बारे में जानकारी रखनी है बेटा। तो देखिए आगे चलते हैं अपन पौधे की वृद्धि के लिए। पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बेटा? पता होना चाहिए। कितने टेम्परेचर की? 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता, तापमान की आवश्यकता होती है। यहां पर देखिए आप लोग पौधे की वृद्धि के लिए आपसे कोई पूछता है, क्योंकि कई बार जेट के अंदर प्रश्न घुस जाता है और आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए, पौधे की वृद्धि के लिए 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और वार्षिक वर्षा, यहां पर देखना, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, वर्षा का औसत 75 से कितना? 75 से 100 सेमी, 100 सेमी, ठीक है ना, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में संतरे की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मीन्स एक शब्द आपको याद हो गया तो आप लोग अपने आप ही इसका उत्तर देंगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मैंने बताया है कि इसकी सफल खेती के लिए उष्ण व उपोषण या समशीतोष्ण या गर्म व तर जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए 23 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और जिन क्षेत्रों में 75 से 100 सेंटीमीटर
वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में संतरे की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। क्योंकि गर्म व तर जलवायु होगी तो उस मौसम में क्या होती है बेटा, आर्द्रता भी होगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद में देखना बेटा, मृदा देखना आप लोग, ठीक है। मृदा, यहां इसको इंग्लिश में सोइल के नाम से जानते हैं। आप लोगों को कई बार बताया है कि मृदा कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। कोई पूछे तो बताना है आपको, ठीक है। अन्यथा आप लोगों को जितना बात पूछ रहा है कि सोयल कि इसकी सफल खेती के लिए गहरी दोमट मृदा, गहरी दोमट मृदा या भारी काली कपासी मृदा, ये सबसे बढ़िया मृदा है। आपकी नोटबुक में दे रखा है गहरी दोमट मृदा, आपके जो सीनियर का जो सिलेबस है उसमें दे रखा है गहरी दोमट मृदा, लेकिन मैं यहां पर भारी काली कपासी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। ये देख लेना, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को ये मृदा मिलेगी भारी काली कपासी मृदा। तो इसको याद रखिए कि सबसे अच्छी मृदा है आपके सिलेबस के तहत, तो आप लोगों को याद रखना है गहरी दोमट मृदा। और आप लोग कंपटीशन में याद रखते हैं तो भारी काली कपासी मृदा, क्योंकि बच्चा गुमराह हो जाता है, ये सब देता नहीं है, ठीक है ना। यदि ये दे भी देना तो आप लोगों को करना यही है, भारी काली कपासी मृदा इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। क्योंकि आप लोग जेट में एग्जाम देंगे तो मिलते जुलते ही देंगे आप लोग, तो आप लोग मैं भी ये भी पढ़ा था ये भी पढ़ा था, तो आप लोग गलत कर देते हैं। एक बार दिमाग में सही प्रकार से इसको बार बार पढ़ना प्रश्न को, क्योंकि जेट की एग्जाम आपकी पास आ रही है। एक बार प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में भी देखना आप लोग, हिंदी में भी देखना। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो अंग्रेजी में आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आप लोग अच्छी प्रकार से आएंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। जल्दबाजी से करेंगे आप लोग तो प्रश्न गलत करके आएंगे। ये देखिए बेटा, भूमि का pH मान, यहां पर देखना भूमि का pH मान, भूमि का pH मान 6 से 8 के मध्य अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा रहता है, ठीक है ना। भूमि का pH मान 6 से 8 के मध्य अच्छा रहता है या उपयुक्त रहता है, ठीक है। ये देखना मध्य, ये देखिए ये आदत है, मध्य अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, आप लोग देखेंगे इंपोर्ट वैरायटी, उन्नत किस्में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद में जैसा आपको क्लाइमेट देखना है, क्योंकि आप लोग एक बाग का निर्माण कर रहे हैं, एक बाग उद्यान स्थापित करने जा रहे हैं। तो उद्यान स्थापित करते समय जब आपका चैप्टर है अलग से दे रखा है और ये 4 नंबर का दे रखा है, तो ये ध्यान रखना, यहां पर ये फलोद्यान का स्थान का चुनाव करते समय या फलोद्यान की स्थापना करते समय किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, वो ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। जलवायु है, मृदा है, उसके बाद में इंपोर्ट वैरायटी है, इनकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, तो ही आपका बाग सक्सेसफुल है। क्योंकि प्री प्लानिंग योजना बनानी है, ठीक है ना। प्री प्लानिंग से चलता है किसान, तो उसको कोई फेल करने वाला नहीं है। अगर वो प्री प्लानिंग नहीं करता है, वो वैसे ही ना समझ के तौर पर फलोद्यान स्थापना कर देते हैं, तो वहां उसका बाग चौपट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद में देखना उन्नत किस्में, यहां पर बिंदु है उन्नत किस्में। यहां कई बार जेट के अंदर या अन्य कंपटीशनों के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि बेटा इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं इसको एक बार और दोहरा रहा हूं
कि ये सब्जेक्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, जो इससे एग्रीकल्चर से बीएससी एजी ऑनर्स करके आता है तो उसके नाम के आगे, क्योंकि ये टेक्निकल शिक्षा के अंतर्गत आता है, तकनीकी शिक्षा एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं की एग्जाम दिए हैं और वो एग्रीकल्चर या फिर अन्य सब्जेक्ट लेने के लिए वो सोच रहे भी हैं कि हमारी कितनी परसेंट रही या कितना हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं, वो ये देखकर सब्जेक्ट का चुनाव करेगा। तो देखना बेटा, मैं आप लोगों जैसे 10वीं वाले भी या बच्चे या आपके भाई बहन हैं, तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे तो ही वो इस सब्जेक्ट के लिए लेने के लिए वो सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आप एग्रीकल्चर ले रखे हैं तो आप इसके साथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग डेली आप लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है एग्रीकल्चर की जो आप लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। यदि क्योंकि नॉर्मल बीएससी सभी करते हैं, नॉर्मल बीएससी सभी करते हैं, लेकिन बाकी हॉनर्स लगी हुई बीएससी थोड़ा सा मेहनत करने पर मिलती है। और अब इसको प्रोफेशनल में ले लिया है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट में ले लिया है। अब जो आप लोग हॉनर्स करके आते हैं तो उसके नाम के आगे किसका क्या लगेगा? डॉक्टर। क्या लगेगा? डॉक्टर। तो ये ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी ताकत है, आगे बढ़ने के अवसर हैं। यदि आप लोग इससे आगे बढ़कर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत सारी इसकी कंपनियां हैं एग्रीकल्चर की, जैसे केमिकल्स से ले लीजिए, सीड कंपनी ले लीजिए, या अदरवाइज कोई भी आप लोग रोजगार के अवसर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार इसी में मिलेगा, क्योंकि कृषि है तो देश है, अगर कृषि नहीं है तो देश नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक अपन अपना जीवन यापन करना है तब तक खेती पर निर्भर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन खेती समाप्त हो जाएगी उस दिन मनुष्य का भी विनाश शुरू हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। और जो भी छात्राएं एग्रीकल्चर लेती हैं उसको भारत सरकार से 5,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है छात्रवृत्ति के तौर पर। ठीक है ना बेटा? तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे बालक बालिकाओं को ये पता नहीं रहता है इसके अंदर छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है ना? तो ये देखिए, इसके बाद में किसके बाद में सोइल टॉपिक के बाद में आप लोग देखेंगे इंपोर्ट वैरायटी। इसमें जेट के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि मैं हर प्रश्न जहां बनता है वहां बता रहा हूं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो यहां पर पहली किस्म है नागपुरी संतरा। नागपुरी संतरा, ये देखना बेटा, ये विश्व की सर्वोत्तम किस्म है, ये ध्यान रखना। क्या है? विश्व की सर्वोत्तम किस्म, जिसका दूसरा नाम है पोकन। क्या है? पोकन। ये देखिए, नाम को स्पष्ट सुनना, इसको पोकन कहते हैं। और ये विश्व की सर्वोत्तम किस्म किसकी है? विश्व की। ये देखना बेटा, ठीक है? इसके बाद देखना खांसी संतरा। खांसी संतरा, खांसी संतरा, ये दक्षिण भारत की व्यावसायिक किस्म है। ईश्वरी खांसी संतरा है वो, इसके फल भार, इसके फलों का भार कितना? 100 से 125 ग्राम का एक फल प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना, कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है। खांसी संतरे का एक खास विशेषता है कि इसके फल का भार 100 से 125 किलोग्राम। फैक्ट, ठीक ना? फैक्ट है ये। तीसरा नंबर देखिए, तीसरी किस्म है कुरक संतरा। कुरग संतरा। ये देखिए बेटा, इसकी भी विशेषता देखिए, ये दक्षिण भारत की व्यावसायिक किस्म है। दक्षिण भारत की व्यावसायिक
किस्म, व्यावसायिक किस्म है, किस्म है। ठीक है ना। 4 नंबर पर देखिए आप लोग, 4 नंबर पर किस्म देखेंगे सतसुमा। क्या है? सतसुमा। सतसुमा जो ये किस्म बीज रहित है, बीज रहित, बीज रहित, ये देखिए आप लोग, बीज रहित किस्म है जो ये जापान के अंदर उगाई जाती है। कहां उगाई जाती है? जापान। ये देखिए जापान। आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है ये चीजें, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी आपके धीरे धीरे आपके जो जेट वाले एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जेट वाले भी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें से कई बार पूछ लिया जाता है, तब मैं बता रहा हूं। अन्यथा आपके यहाँ पर इसके बारे में नहीं बता रखा किस्मों के बारे में कि कौन क्या है। तो यहां पर देखना सतसुमा, सतसुमा बीज रहित किस्म है। इसके बाद में देखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म किन्नो। किन्नो ये किस्म है ना किंग, किंग गुना विलोफिक, विलोफिक, ठीक है ना, विलोफिक, किंग गुना विलोफिक के संकरण से तैयार की गई है। ये ध्यान रखना, कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिए। किन्नो किंग गुना विलोफिक, संकरण से, किंग और विलोफिक में आपस में संकरण कराकर कौन सी किस्म निकाली है? किन्नो, जो राजस्थान के लिए बहुत प्रसिद्ध किस्म है। ये राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए प्रसिद्ध किस्म है, क्योंकि ज्यादातर राजस्थान में किन्नो ही बोया जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग एक बार देखिए नागपुरी संतरा, खांसी संतरा, कुर्क संतरा, सतसुमा, किन्नो, ये 5 वैरायटी है और अन्य बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन यहां पर आपको बता रखा है इतना ही। तो आप लोग इतनी किस्म आप लोग याद कीजिए। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन, ठीक है, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, हाँ, या फिर प्रसारण के नाम से जानते हैं। तो संतरे का प्रसारण है वो टी कलिकाइन, टी कलिकाइन, कलिकाइन, जिसको हम बडिंग के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम जानते हैं? बडिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? कलिकाइन। हिंदी में क्या कहेंगे? कलिकाइन। इसको हम सिल्ड, सिल्ड के नाम से भी जानते हैं, सिल्ड, ठीक है ना। टी को किस नाम से जानते हैं? सिल्ड। टी कलिकाइन को सिल्ड के नाम से जानते हैं। और दूसरी विधि कौन सी है प्रसारण की? पेंच कलिकाइन। क्या है? पेंच कलिकाइन, पेंच कलिकाइन। ये दोनों तीनों जितनी भी विधियां आएंगी, इसका चैप्टर है, अपन बताएंगे, यहां पर बोर्ड पर करके बताएंगे कि टी कलिकाइन किस प्रकार से की जाती है और पेच कलिकाइन किस प्रकार से किया जाता है। दोनों विधियां हैं। यहां पर देखना, ये और लगा देता हूं, ये टी और पेच कलिकाइन विधि के द्वारा इसका प्रसारण होता है। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि संतरे का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बहुत सारी 4 विधियां दे देंगी, एक विधि तुम्हारे को सील्ड विधि दे देगा, ठीक है ना। और जैसे विनियर ग्राफ्टिंग दे देगा या अन्य नाम दे देगा, और एक में एक वस्तुनिष्ठ में होगा टी कलिकाइन या पेच कलिकाइन होगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही रहेगा? टी कलिकाइन रहेगा, क्योंकि जितने भी जेट के प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ में आएंगे, ध्यान रखना। और ये 12वीं का जो सिलेबस है, आप लोग 12वीं के विद्यार्थी हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ सिलेबस आपको सिस्टमेटिक तरीके से करवाया जा रहा है। इसको आप लोग बेटा रोज अध्ययन करना है,
यदि कोई स्टूडेंट रोज अध्ययन नहीं करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा और अपनी जो भी जहाँ स्थान पर अपने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य से दूर रह जाएंगे आप लोग। तो आप लोग इसको रोज देखिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।